हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे केमिस्ट्री में। मैं आपका साथी कृष्ण कुमार आपके साथ अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ डील करूंगा। आज हम अपनी +1 क्लास की 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट हमारे पास होगी समझने के लिए कि कैसे केमिकल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर क्या क्या बनते हैं, कौन कौन सी थ्योरी होती हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं इसके बारे में कि नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर देखें तो हमें एक बात का पता है कि मैटर जो होता है, मैटर बना हुआ होता है एटम्स का, वैसे तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बट अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर बात करें तो नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर एक्सेप्ट नोबल गैसेज को छोड़ के कोई भी हमारे पास ऐसे एटम्स नहीं हैं जो नॉर्मल कंडीशन में एटॉमिक फॉर्म में मिलें। सारे के सारे किस में मिलेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेंगे। इस बात का मतलब हमारे पास क्या है कि जो एटम होता है वो अकेला एक्सेप्ट नोबल गैसेज स्टेबल नहीं रह पाता। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है? किसी को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जिसके कारण एक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है उनके बीच में, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि एटम जो होता है, अकेला एटम जो होता है वो कभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं करता, लेकिन जब वो किसी के साथ कंबाइन करता है तो उसको बॉन्ड फॉर्मेशन करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल हम पढ़ें, H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इट मीन्स बॉन्ड ही क्या होगा? बॉन्ड जस्ट क्या होती है? एक अट्रैक्शन होती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें बॉन्ड की, तो बॉन्ड क्या होती है? जस्ट एक अट्रैक्शन होती है जो क्या करती है? बाइंड करती है दो या दो से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज को। बॉन्ड द attractive force which bind two or more constituent species या constituent particles together। जो फोर्स दो या दो से अधिक पार्टिकल्स में आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, उनको आपस में बाइंड करे, वो हमारे पास क्या होगी? बॉन्ड होगा। वो हमारे पास क्या कहा जाएगा? बॉन्ड होगा। अब ये फोर्सेज जो हमारे पास होंगी ये एटम्स पे, मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके की फोर्स किस में लगेंगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फोर्स कौन सी लग रही है। बात करते हैं हम कि बॉन्ड बनता क्यों है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती क्यों है। वाई अ केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट। एक केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट क्यों करता है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट क्यों करता है? केमिकल बॉन्ड इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो एटम होता है उसके ऊपर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि क्लोरीन हमारे पास हमने ले लिया, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर 17 एटॉमिक नंबर है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। आई होप आपको आता होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं, कैसे नहीं देखते। इसके वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन तो 9 से ही स्टार्ट कर दी जाती है, इसके बारे में पता भी होगा। तो क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 था उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब जब भी किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सेकंड सेल से हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 के बाद देखा जाता है कि वो अपने 8 पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्लोरीन को अपने थर्ड सेल में 8 पूरे करने के लिए 1 की ज़रूरत है, ताकि ये अपना ऑक्टेट क्या कर ले? पूरा कर ले। इट मीन्स हम यही कहेंगे कि बॉन्ड जो बनता है वो क्या बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि या तो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा, चाहे वो ट्रांसफ़र करके करे, चाहे वो शेयर करके करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा एटम के ऊपर कि किस तरीके से वो अपना बॉन्ड पूरा कर रहा है। और या फिर हमारे पास डुप्लेट पूरा कर सकता है। एग्जाम्पल हम बात करें तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है। डुप्लेट मीन्स क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना। फॉर एग्जांपल हम एक बॉन्ड देख भी लेते हैं। जैसे मान लिया 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाइड्रोजन का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्लोरीन का होगा। वैसे क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन का 1 है, यानी ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो क्या बना सकता है? हमारे पास एक अपने डुप्लेट को पूरा कर सकता है। और इसके इलेक्ट्रॉन को अगर क्लोरीन ले ले तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर सकता है। और इस तरीके से अगर हमने इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर बना दिया तो इसी डॉट स्ट्रक्चर को हमारे एक अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेविस, उन्होंने इसको नाम दिया लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन, जिसके कारण हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन
किस तरीके से शेयर किए जा रहे हैं, किस तरीके से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, सब कुछ इसके बारे में हमें पता चलेगा। आइए हम आगे पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में। ये केमिकल बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे नहीं करता, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारे पास, वाई डू सम एटम्स कंबाइन वाइल सर्टेन अदर डू नॉट। कुछ ही एटम हमारे पास कंबाइन करते हैं लेकिन सभी एटम कंबाइन नहीं करते। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, नोबल गैसेज थी, नोबल गैसेज कंबाइन नहीं करती। बिकॉज क्योंकि उनके हमारे पास जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उनका ऑक्टेट और उनका डुप्लेट दोनों के दोनों पहले से ही क्या होते हैं, पूरे होते हैं, इसलिए वो किसी के साथ बॉन्डिंग कर ही नहीं सकते, वो पहले ही सेटिस्फाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ए डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टिट्यूट इन ए पर्टिकुलर मोलिक्यूल। एक डेफिनेट नंबर्स ऑफ एटम ही क्यों लिए जाते हैं जब हम किसी मॉलिक्यूल को बना रहे होते हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं ले सकते, उससे कम क्यों नहीं ले सकते, ये भी हमारे पास डिपेंड करेगा। इसके भी क्वेश्चन का आंसर हमें इसी यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। वाई डू मॉलिक्यूल हैव डेफिनेट शेप, जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे उनकी शेप डेफिनेट क्यों होगी। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बनता हुआ है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कौन कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेंगी। इन सभी के क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सेट्रा। बहुत सारी थ्योरीज हैं, कुछ यहाँ आती हैं, कुछ +2 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है कि हमारे पास टॉपिक, उसमें भी आती हैं जो बॉन्डिंग के बारे में ही बताती हैं। तो आपको ये बात पढ़नी है कि किस वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल की डेफिनेट शेप होती है, एक मॉलिक्यूल बनाते वक्त उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स ही क्यों लिए जाते हैं, उसकी शेप डेफिनेट क्यों होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास लेविस जो डॉट रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर था ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आता है कि हमारे पास बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड की टाइप कितनी हो सकती है, कि टाइप ऑफ बॉन्ड कितने हो सकते हैं। अब बॉन्ड का पता कर लिया हमने। बॉन्ड क्या होता है, जस्ट एन अट्रैक्शन होता है बिटवीन 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस विच बाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए हैवी पार्टिकल या हैवी स्पीसीज। हैवी पार्टिकल बनाने के लिए जो हमारे पास उनके बीच में फोर्स लगेगी, उस फोर्स को ही जस्ट क्या नाम दे दिया गया, बॉन्ड का नाम दे दिया गया। और बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, मान लिया ए और बी के बीच में बॉन्ड है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड। अब खास बात ध्यान रखेंगे, एक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम अगर हम बात करें, हर एक एटम को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा या शेयर करना पड़ेगा। इट मीन्स एक बॉन्ड के अंदर अगर हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, जो हमने अभी HCl के अंदर भी पढ़े थे। तो आगे बात आती है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग की बात करें, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो बॉन्ड आता है वो आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम हमारे पास दिया गया जिसका नाम था आयनिक बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास होगा ये बॉन्ड, क्या नाम है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, इसके बारे में हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। क्या देखो, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। अब बात आती है कि एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो एक एटम से दूसरे पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, एक एटम तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा होगा, लॉस कर रहा होगा, और एक एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। तो इसके बारे में हमें आगे भी पढ़ना पड़ेगा कि लॉस करेगा तो कैसे करेगा और गेन करेगा तो कैसे करेगा। ऐसे अगर इसके बारे में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कौन से फैक्टर होंगे, फैक्टर्स विच गिव द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि कौन से फैक्टर होंगे जिसके कारण कोई भी हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन देंगे। कौन से फैक्टर होंगे, कैसे वो फैक्टर कैसे बता रहा हूँ मैं आपको एक बार समझेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं NaCl का। अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर सबसे पहला एटम हमारे पास क्या है, Na। अगर Na एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो ये क्या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें Cl की, जो Cl हमारे पास होगा अगर वो एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले, वैसे तो Cl2 फॉर्म में होता है, ऐसे आएगा
2 टाइम Na आएगा, 2 टाइम Na पॉजिटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ही लॉस करेगा। बैलेंस करना हमें आता है, बैलेंस करना आप भी जानते होंगे, फर्स्ट यूनिट में बैलेंसिंग भी सिखाई गई थी, 10th में भी हमारे पास बैलेंसिंग सिखाई गई थी। तो Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो ये क्या बना देगा, 2 टाइम Cl नेगेटिव। अगर दोनों को ओवरऑल लें तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 टाइम Na पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके 2 टाइम Na + Cl2 यानी क्या बन जाएगा, 2 टाइम NaCl। अगर इसको ध्यान से देखें, देखो डायरेक्ट इससे ये नहीं बनता, पहले तो क्या बनेगा इसके अंदर डायरेक्ट 2 टाइम Na पॉजिटिव प्लस 2 टाइम Cl नेगेटिव, और उसके बाद जाके हमारे पास क्या बनता है, 2 टाइम NaCl। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि NaCl जो होता है अगर उसको डिसोसिएट करें तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। इट मीन्स हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। और पॉजिटिव आयन कब बनेगा, जब उसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। नेगेटिव आयन कब बनेगा, जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का गेन। पॉजिटिव आयन को कैटायन कहेंगे, नेगेटिव आयन को एनायन कहेंगे। तो इस ओवरऑल रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि Na जो है उसने तो लॉस किया, और जो उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया वही इलेक्ट्रॉन का गेन किसने किया, क्लोरीन ने किया। इट मीन्स देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र हुआ ये हुआ किसके कारण है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या होंगे, देखो पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो हमें क्या चाहिएगा, हमें सबसे पहले वो एनर्जी चाहिएगी जो Na के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। इट मीन्स सबसे फर्स्ट जो हमारे पास एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर देखो आपको एनर्जी और एंथैल्पी दो वर्ड मिलेंगे, एक एनर्जी मिलेगा, एक एंथैल्पी मिलेगा। एनर्जी और एंथैल्पी लगभग सेम होते हैं, लेकिन जो एनर्जी और एंथैल्पी में डिफरेंस होता है वो वर्क डन का होता है, कि हमने कुछ एनर्जी दी और उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन से या किसी भी चीज़ से वर्क डन करवाया। अगर वर्क डन जोड़ दिया जाए तो एंथैल्पी बन जाता है, अगर वर्क डन ना जोड़ दिया जाए तो हमारे पास अकेला एनर्जी रहता है, जो आप थर्मोडायनामिक्स हमारी यूनिट आएगी उसके अंदर पढ़ोगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी होती है, आपने जो हमारी 3rd यूनिट से उसमें बताया भी था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर टू लॉस द लूजली बाउंडेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लूजली बाउंडेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यानी सोडियम हमारे पास था, सोडियम के पास हमारे पास अगर हम देखें 11 इसका एटॉमिक नंबर होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही होगा इसका। इसको निकालने के लिए जो एनर्जी दी हमने वो एनर्जी कौन सी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसको एनर्जी दी है, क्या कह रहे हैं हम कि इसको हमने एनर्जी दी है। इट मीन्स हमारे पास अगर ये प्रोसेस हम बात करें, अगर एनर्जी हमने दी है इसको, तो वो प्रोसेस हमारे पास होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक वो रिएक्शन हमारे पास होगी। ध्यान से सुनना आपने, वो रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊं, Mg की देर की मेटल की, कोई नहीं, डायरेक्ट आप यही देखोगे, Na हमारे पास होगा, Na, और Na को हमने कन्वर्ट कर दिया Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में। इट मीन्स यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव जब आ रही तो इट मीन्स ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, बात आ रही है हमारे पास दूसरी बात क्या है कि Cl जो हमारे पास था, Cl उसको इलेक्ट्रॉन का गेन करवाना था। क्यों, क्योंकि उसके पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7, और उसको 7 लॉस करने की बजाय वो एक को गेन करना पसंद करेगा। इसलिए दूसरी जो हमारे पास एनर्जी होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा, जो Cl हमारे पास था, Cl वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, जिससे क्या बना देगा, 2 टाइम Cl नेगेटिव। और यहाँ जो डेल्टा H आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। इट मीन्स ज़्यादातर हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक नेचर की ही होती है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, अगर Cl को इलेक्ट्रॉन गेन करवाना हमने तो इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज़ करनी पड़ेगी, ताकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, ले सके, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले सके। तो रिलीज़ करेगा तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक नेचर। और जब हमारे पास गैसियस एटम कैटायन बन रहा था, अगर वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो एक एक्सोथर्मिक होगी और एक हमारे पास क्या होगी, एंडोथर्मिक। टोटल याद रखोगे आप। हाँ, ये खास बात याद रखोगे कि ये जो हमारे पास सारे के सारे एटम मिलेंगे, ये किस फॉर्म में मिलनी चाहिए, हमें गैसियस फॉर्म में मिलनी चाहिए, क्योंकि कैटायन और एनायन गैसियस फॉर्म में ही बनाए जा सकते हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो दी जा सकती है वो केवल और केवल गैसियस
वाले एटम से ही दी जा सकती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी गैसियस एटम में ही दी जा सकती है। थर्ड जो हमारे पास एंथैल्पी चाहिए इसमें, थर्ड हमारे पास कौन सी होगी, लैटिस एनर्जी, जिसको आप याद रखोगे कैसे होती है लैटिस एंथैल्पी, कैसे होती है कैसे नहीं, ध्यान देखेंगे। लैटिस एनर्जी या फिर एंथैल्पी। तो लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी की बात करें क्या होगा, जब एक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया था और एक ने इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया था, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो हमारे पास बन गया था Na पॉजिटिव और प्लस में एक हमारे पास बन गया था 2 टाइम Cl नेगेटिव, ये हमारे पास जुड़ के क्या बना देंगे 2 टाइम NaCl। तो इनको जोड़ने के लिए भी एक एनर्जी हमारे पास चाहिए जिसका नाम क्या होगा, लैटिस एनर्जी। कई बुक्स में आपको मिलेगा लैटिस एंथैल्पी, इनको डिसोसिएट करने के लिए भी होती है, लेकिन वही एंथैल्पी जो हमारे पास होती है, वही एनर्जी जो होती है वो उसको जोड़ने के लिए भी चाहिए होती है। तो याद रखेंगे जो लैटिस एनर्जी हमारे पास होगी वो अपोजिटली चार्ज आयंस को जोड़ने के लिए हमारे पास चाहिएगी, और इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल जो आयनिक बॉन्ड बनेगा उसके अंदर ज़्यादा जो हमारे पास वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, डेल्टा H की। इट मीन्स जो प्रोसेस होगा आयनिक बॉन्डिंग का वो कैसा होगा, एक्जोथर्मिक होगा, एक्जोथर्मिक प्रोसेस या एक्जोथर्मिक नेचर होगा। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। तो हम ये बता सकते हैं बहुत सारे एटम्स को लेके, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को लेके कि कौन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा, कौन नहीं करेगा। जैसे बात करें हम पोटेशियम की, पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, मेटल है, मेटल ज़्यादातर हमारे पास क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे ज़्यादातर। कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या बनाएंगे हमारे पास, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो आयनिक बॉन्ड हमारे पास क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कंप्लीट हो रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा होगा, तो जाके हमारे पास क्या बनेगा, कोई आयनिक बॉन्ड बनेगा। पोटेशियम कर सकता है। बात करें अब हाइड्रोजन की, देखिए सेम ग्रुप से हमारे पास हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सेम ग्रुप से हैं, ये सारे के सारे आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। बट जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि अगर बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एक होता है, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो ना तो उसका डुप्लेट पूरा हो रहा और ना ही उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा। इसलिए वो क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा किसी के भी साथ, ताकि क्या बना दे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले, यानी डुप्लेट को पूरा कर सके। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास होते हैं। लिथियम को कई बार कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास होंगे जो आगे हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा आयनिक बॉन्डिंग और फैक्टर्स जो आयनिक बॉन्डिंग को बताते हैं, आयनिक बॉन्ड के बारे में बताते हैं, जिसके कारण आयनिक बॉन्डिंग होती है। 3 फैक्टर्स हमारे पास थे। फर्स्ट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड थर्ड इज़ लैटिस एंथैल्पी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के। आयनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।